हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम सरकारी बजट को समझेंगे। सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट यानी कि गवर्नमेंट बजट। अगर नॉर्मल हम बजट की बात करते हैं, बजट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बजट होता है हमारे पास जो आय है और आय से करने वाले व्यय, इन दोनों का एक कंप्लीट ब्यौरा होता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि कितनी आय है, उस आय को किस तरह से व्यय करना है एक पर्टिकुलर समय के अंदर। मान लीजिए हमें घूमने जाना है कहीं पर, ठीक है ना। हमें कहीं कहाँ जाना है, एक टूर के लिए जाना है, और टूर जाना है कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में टूर है हमारे पास 2 दिन का। तो 2 दिन के टूर में हमें कितना खर्चा आएगा, हमारा कितना बजट है, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो हम मानते हैं कि हमारे पास दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमेंगे, होटल में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, इन सब का पहले से एक एस्टिमेशन बनाना होता है। यही बजट होता है। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, क्योंकि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देश को चलाने के लिए सरकारों को भी बजट की आवश्यकता होती है। क्योंकि सरकार कोई व्यक्ति नहीं है कि कमाए, और सरकार जो है देश को चलाने के लिए देश के नागरिकों द्वारा आय की प्राप्त करती है, साथ ही साथ उसी को देश के नागरिकों के लिए व्यय करती है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं सरकारी बजट की, तो सरकारी बजट का मतलब होता है आय और व्यय का अनुमान लगाने के लिए बजट बनाया जाता है। मतलब सरकार देश में एक पार्टिकुलर समय के लिए कितना पैसा खर्च करने वाली है, और खर्च करने के लिए कितना इनकम सरकार को मिलने वाला है, इन दोनों चीज़ों का एक कंप्लीट विवरण होता है। मतलब होता है कि यह उस खाते से भिन्न है जो वित्तीय लेन देन नहीं, अनुमानित होता है कि आने वाले समय में या आने वाले साल में, आने वाले वर्ष में, जिसको वित्तीय वर्ष कहते हैं, सरकार जो है कितना अनुमानित, क्योंकि सरकार आने वाले साल में, भविष्य में, नेक्स्ट ईयर में कितना खर्च करेगी क्या पता होता है, फिक्स होता है नहीं। हाँ, किन किन चीज़ों में कितना कितना खर्च कर सकती है, कितना कितना खर्च होगा, इसका केवल अनुमान लगा सकती है। ऐसे में अगर हम चाहें इसको स्टेटमेंट देना चाहते हैं, क्या बोल सकते हैं, सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय का आइटम बार अनुमान दर्शाता है। ये बताया जाता है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा, मतलब हमें कितना राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि सरकार को कितनी आय की प्राप्ति होगी, और कहाँ कहाँ कितना पैसा जाएगा, यानी कितना अनुमानित व्यय होगा। इन दोनों के बीच का जो कंप्लीट विवरण होता है, जो कि एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, और ख़ासकर वो समय अवधि क्या होता है, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अब बजट में क्या क्या होता है, बजट कितने टाइप का होता है, वो आने वाले धीरे धीरे मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों को भी बताइएगा, द इकोनॉमिक्स गुरु में आपको कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है। जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई भी डाउट है तो ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, ग्रुप से जुड़िए और अपने डाउट मुझसे पूछिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सरकारी बजट के परिचय के बारे में। सरकारी बजट है क्या? अगर सरकारी बजट की बात करें, एक सरकारी बजट किसी देश की ज़रूरतों, मुद्दों पर ध्यान देने, उसके समाधान करने के लिए बनाया जाता है कि देश की आवश्यकता क्या है, देश में कितने खर्चे करने हैं, देश की ज़रूरती चीज़ क्या है, सड़क कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का देश के लिए समस्त प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनकी कैसे पूर्ति की जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में जो एस्टिमेशन होती है, जो प्लानिंग होती है ना, वही बजट होता है। यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जहां चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय का एक आइटम युक्त अनुमानित, ठीक है ना, किया जाता है। ध्यान रखिए, ये चालू पहले होता था, चालू नहीं है, आगामी होता है। क्या होता है? आगामी वित्तीय वर्ष, जो कि भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए चलता है। मतलब आने वाले साल के लिए जो भी सरकार अनुमानित आय प्राप्त करने वाली होती हैं, और सरकार उस आय को किस प्रकार से विभिन्न मदों पर व्यय करने वाली होती है, इन दोनों का एक सटीक और क्रमवार विवरण होता है सरकारी बजट। सरकारी बजट के जो मूल तत्व होते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्या क्या आता है बेटा इसमें? सबसे पहला होता है सार्वजनिक व्यय, क्योंकि सरकार जो व्यय करती है ना, वो अपने लिए नहीं करती, खुद के लिए नहीं करती, पूरे देश के लिए खर्च करती है। तो इसे सरकार सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। एक राष्ट्रीय बजट दो श्रेणियों के तहत सार्वजनिक व्यय को अधिक करने में 2 प्रकार से खर्चे होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रक्षा इत्यादि सेवाओं के साथ जनता की सेवा के लिए वस्तु और सेवा सरकारी खरीद।
ठीक है ना, यानी कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, देश की रक्षा करने के लिए और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को जनता देने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात होती है व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, अन्न हस्तांतरण जैसे सब्सिडी वगैरह देना, उद्योगों को देखना, वाणिज्यिक कंपनियों को सब्सिडी वगैरह देना, ये सब सरकार के व्यय के नाम से होते हैं जो देश के नागरिकों के लिए आवश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है। दूसरा है राजस्व। राजस्व मतलब सरकार को कहाँ कहाँ से आय की प्राप्ति होती है, यानी कि सरकार को प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राप्तियाँ। रिसिप्ट्स, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए खुद थोड़ा सा कहीं दिहाड़ी मारने जाएंगी, सरकार कहीं सैलरी के लिए काम कर, सरकार क्या होती है, सरकार विभिन्न तरीक़ों से जनता से, ठीक है ना, चाहे टैक्स हो, चाहे किसी प्रकार की फीस हो, या फिर किसी भी प्रकार से जनता से पैसे जो वसूल करती है, यही सरकार की राजस्व होता है। इसका मतलब ये होता है, इसमें और देखना था वास्तविक प्राप्तियाँ और व्यय सूची। जब वित्तीय वर्ष 31 मार्च बंद होता है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान हुए घाटे के कारणों और वास्तविक राजस्व और व्यय की विस्तृत सूची प्रदान की जाती है। बजट का मतलब ये मत समझ लेना कि आने वाले समय के लिए संपूर्ण विवरण होगा, इसके साथ साथ इसमें यह भी होता है कि पिछले बार के बजट में हमें कितना पैसा आया और उस पैसे को हमने कहाँ कहाँ खर्च किया, यानी कि लास्ट ईयर का भी एक स्टेटमेंट जो कि बजट जिस दिन पेश किया जाता है उससे ठीक एक दिन पहले देश की संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि पिछले साल हमने ये बजट बनाया था, इसमें से इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा में इनकम हुआ, ये हमारा ज़्यादा खर्च हुआ, इसका हमने इतना रुपये कर्जा लिया, एक कंप्लीट विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। और चौथा पॉइंट इसमें सात सरकारी बजट, ठीक है ना, आगामी वित्तीय वर्ष की वित्तीय नीति का खुलासा किया जाता है कि मतलब हमारा टैक्स क्या होगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा या टैक्स को घटाया जाएगा, कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा हमें रिसीव होगा, कौन कौन सी नई नई योजनाओं को शुरू किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में विवरण सरकार प्रस्तुत करती है अपने बजट के माध्यम से। भारत में जो बजट हर साल, पहले तो लास्ट में होता, अब जो हर साल जो है फरवरी के पहले हफ्ते लगभग 1 या 2 को बजट पेश कर दिया जाता है, ठीक है। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, मान लीजिए सब बजट बनाया जाता है, सरकार जो बजट बनाती है आखिर उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब होता है आवश्यकता ही क्या है, क्या बिना बजट के काम नहीं चल सकता, जैसे हम लोग घर में चलाते हैं नॉर्मली, कुछ लोग तो बजट बनाते नहीं है, जो बजट नहीं बनाते नहीं है उनको पता ही नहीं रहता कितना खर्च हुआ। लेकिन देश को चलाना है, देश को चलाना है, जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च करना है, तो प्लानिंग तो होनी ही चाहिए, एक विवरण तो होना ही चाहिए कि कहाँ से, क्योंकि जनता कभी पूछ सकती है भाई हमारा पैसा कहाँ गया, तो सरकार को बताना पड़ेगा ना कि हाँ आपका पैसा यहाँ यहाँ खर्च किया। तो बजट ही वो माध्यम है जो बताती है सरकार कि आपके पैसा यहाँ से इतना पैसा आएगा, हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। तो सरकारी बजट के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सरकार बजट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है। तो वो कौन कौन से, सबसे पहले संसाधनों का पुनर्आवंटन, दैट इज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार जो है समाज की स्थिति को देखते हुए, सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने संसाधनों का समाज के बीच में उचित बंटवारा करती है, जहां पर मतलब यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि समाज के यानी कि देश में जो संसाधन उपलब्ध है उसको 2 भागों में, यानी कि निजी क्षेत्र में, साथ ही साथ जो है सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार से वितरण हो ताकि दोनों ही उचित प्रकार से उसका उपयोग कर सके और देश के विकास में भागीदार बन सके। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है आय और धन के अंतर को कम करना। सरकार हमेशा चाहती है कि जो देश में जो अमीर तबके के लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उसके बीच में जो आय का जो गैप है उस गैप को क्या किया जा सके, कम किया। मान लो एक देश में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, वहीं पर देश में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में 100 रुपये भी उनको नसीब नहीं होता है। तो सरकार इन दोनों के बीच की जो गैप है वो कम करना चाहती है और इसके लिए सरकार क्या करती है, अपने टैक्स नीति का प्रयोग करती है, आयकर नीति का प्रयोग करती है, कर नीति का प्रयोग करती है, ताकि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जा सके और गरीबों पर या तो कम या फिर 0 टैक्स लगाया जा सके। जिससे क्या होता है, उन दोनों के बीच का, अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, यानी कि उनकी जो है जो खर्चे की पावर होती है वो कम हो जाएगा, गरीबों टैक्स हटा दिया जाएगा, खर्चे पावर बढ़ जाएगी। ऐसे में जो गैप होता है ना वो कम हो जाएगा। ये सरकार प्रयास करती है अपने बजट के दौरान। इसलिए देखा होगा अलग अलग बजट में कभी टैक्स बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है। ये प्रयास होता है ताकि देश में एक इक्वलिटी लाई जा सके। आर्थिक विकास में सुधार करना,
सरकार का प्रमुख लक्ष्य होता है देश का आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि हो और अच्छे दर से वृद्धि हो, और अच्छे दर से वृद्धि करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि करनी पड़ेगी, निवेश बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि ठीक है ना बचत बढ़ के निवेश हो, और निवेश जब बढ़ेगा ऑटोमेटिक देश का भी विकास होगा। क्षेत्रीय विकास के अंतर को कम करना नेक्स्ट पॉइंट है। भारत जो है विभिन्न क्षेत्रों अलग अलग, भारत में अलग अलग क्षेत्र, कहीं पहाड़ी है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर नदी नाले हैं, कहीं पर जो है पठार है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा जंगल है। तो इन सभी विषम परिस्थितियों को देखना, कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा है यानी कि ठीक ठाक है, कहीं पर बहुत ही कम हो रखा है, इन चीज़ों को संभालना, ताकि जिस एरिया में कम उन्हें विकास कार्य हो गए वहाँ पर अधिक से अधिक विकास कार्य पहुँचाए जा सके, ये सरकार जो है अपने बजट के माध्यम से ही प्रयास करती है। नेक्स्ट, रोजगार में वृद्धि करना। भाई रोजगार कौन, सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करने, और वो यूनाइज बजट के माध्यम से ही लाया जाता है। देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आर्थिक स्थिरता का मतलब भाई देश है, अर्थव्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी अर्थव्यवस्था में क्या आ जाती है, महंगाई आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। सरकार अपनी बजट के माध्यम से मुद्रास्फीति को कम करती है, या फिर देश में मुद्रा अविस्फीति की स्थिति आ जाती है। तो अविस्फीति की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के, सरकार चाहती है कि देश में ये दोनों ही स्थिति, ना ही महंगाई आए ना ही मंदी आए। लास्ट है सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। देश के विकास के लिए ज़रूरी है लोगों को जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जैसे अच्छी सड़क बननी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, घूमने फिरने के लिए पार्क भी होने चाहिए, सड़कों में जो स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, ठीक है ना, सार्वजनिक शौचालय का होना जरूरी है, विश्रामाशय का होना जरूरी। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने का कार्य सरकार का ही होता है, और सरकार अपने बजट के माध्यम से ये सारे कार्य को पूरा करती है। ठीक है, ये सरकार के उद्देश्य हो गए। इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे सरकार के बजट के प्रमुख महत्व मतलब इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सरकार अपने बजट के माध्यम से ये बात ध्यान में रखती है कि किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को सुधार किया जा सके, गरीबी को दूर किया जा सके, अशिक्षा, बेरोजगारी, आय असमानता आदि जैसे मुद्दों को ख़त्म करना, यानी कि इन सब चीज़ों को कम करना या दूर करना, ताकि हम जो है अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जा सके। इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की नीति बनाती है। तो बजट के माध्यम से जो भी नीति बनाया जाता है उसको हम जो है राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही जो है वास्तव में देश के विकास का परिचालक होता है, देश के विकास को शो करता है। आगे हम बात करते हैं बजट के घटक। बजट के घटक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें कि बजट के घटक के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बजट के घटक को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है सरकार को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली प्राप्तियां, जिसको बजट प्राप्ति होती हैं, और उन प्राप्तियों को सरकार जब विभिन्न खर्चों में खर्च करने वाली होती हैं उसको बोलते हैं बजट व्यय। अगर हम यहीं पर बजट प्राप्तियों और बजट व्यय को भी अगर विस्तार से जानना जाए तो बजट प्राप्तियों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है राजस्व प्राप्तियाँ और एक है पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ भी क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कर है, गैर कर, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे आने वाले टाइम में। बस आपको बने रहना है, छोड़ के नहीं जाना है कि छोड़ दिया क्लास ख़त्म नहीं हुआ, क्लास थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मुझे आपको बजट के कंप्लीट अर्थ के बारे में बताना है, सभी घटकों के बारे में बताना है। तो राइट, शुरू करते 1 सबसे पहले हम शुरू करेंगे बजट प्राप्तियों से, उसके हम बात करेंगे बजट व्यय। बजट प्राप्तियाँ क्या होती है? बजट प्राप्तियाँ सरकार को आने वाले समय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां होती हैं। सरकार को कहाँ कहाँ से आय, कहाँ से राजस्व मिलेगा वो सब आता है, चाहे वो आय हो, राजस्व हो, पूंजीगत हो, किसी भी तरीके से सरकार को अगर कुछ मिल रहा है, सरकार को प्राप्ति हो रही है, उसे ही बजट प्राप्तियों के नाम से जाना जाता है। बजट प्राप्तियां वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत शामिल होती हैं, जिसके अंतर्गत गैर कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियां, कर राजस्व, ये सब कुछ आता है। ठीक है ना, ये रुझानों के साथ साथ कर और गैर कर प्राप्तियों के आकलन की बिंदु दर बिंदु जांच भी करता है। राइट, अगर हम बात करते हैं कि बजट प्राप्तियों की, बजट प्राप्ति का मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो बजट जो प्राप्तियाँ होती हैं ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। सरकार को मिलने वाली प्राप्तियाँ दो तरीके, एक होता है आपका राजस्व प्राप्तियाँ और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है,
अब राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, क्योंकि दोनों से ही सरकार को आय की प्राप्ति होती है, सरकार को कुछ मिलता है, धनराशि मिलती है, लेकिन दोनों का सोर्स क्या है वो समझना है। पहला हम बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों के बारे में। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां क्या हैं? राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्ति होती है सरकार को जो सामान्य कार्यों से प्राप्त होता है। राजस्व प्राप्तियों के बारे में समझना है तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, ध्यान में रखना। वे प्राप्तियां जिससे ना तो सरकार की दायित्वों में वृद्धि होती है, ना ही सरकार के सार्वजनिक संसाधनों में यानी कि संपत्तियों में कोई कमी होती है, उन्हें राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। मतलब क्या था, इससे सरकार के दायित्व माने लाइबिलिटी यानी कि कर्जे में वृद्धि नहीं होती है, दायित्वों में वृद्धि नहीं होती है, और ना ही सरकार की संपत्तियों में कोई कमी होती है। राइट, ध्यान में रखना। ये मतलब सरकार को सामान्य स्रोतों से, जहाँ सरकार को नॉर्मल चीज़ों से प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज राजस्व प्राप्तियाँ। अब राजस्व प्राप्तियों को थोड़ा ध्यान से समझिए। राजस्व प्राप्तियाँ सरकार को करों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों मतलब काम सर्विस देने के बदले में प्राप्त होता है, चाहे लाभ से प्राप्त हो, चाहे ब्याज से प्राप्त हो, चाहे सरकार की जो पब्लिक यानी सार्वजनिक प्राधिकरण है यानी कि जो पब्लिक कंपनीज़ है, पब्लिक इंटरप्राइजेज है, उन सब से मिलने वाला जो खर्च या शुल्क इन सब से होता है। तो बेसिकली अगर राजस्व प्राप्ति को डिटेल से समझें तो राजस्व प्राप्तियों में 2 शर्तें होती हैं, जैसे मैंने बताया था। पहली शर्त, राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती हैं जिससे कोई जोखिम नहीं बढ़ता, यानी कि सरकार की उधारी नहीं बढ़ती है, सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, देनदारी नहीं बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट होता है सरकार के संसाधनों या संपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है, ना ही सरकार के जो सरकारी कंपनियों के शेयर कम होते हैं, ना सरकार की सिक्योरिटी कमी होती, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो जब ये सब कुछ नहीं होता है तो कैसे होता है? अगर हम राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, राजस्व प्राप्तियों की 2 प्रकार से 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। एक है गैर कर राजस्व, एक होता है कर राजस्व। तो पहले गैर कर राजस्व को देख लेते हैं। गैर कारक राजस्व है जिसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीव, नॉन टैक्स रिसीव्स। और नॉन टैक्स रिसीव्स क्या होता है? गैर कर राजस्व सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित सामान्य आय या कमाई है। मतलब जो करों के अलावा, ठीक है ना, करों के अलावा दूसरे स्रोत से प्राप्त होता है। वो दूसरे स्रोत क्या होता है? जैसे सरकार विभिन्न विभागों में विभिन्न राज्यों को, अलग अलग देशों को क्या देती है? लोन देती है, उधार देती है, और उधार के बदले में सरकार को क्या मिलता है? ब्याज की प्राप्ति होती है। कई प्रकार की सार्वजनिक कंपनियां हैं जिसको सरकारी कंपनी बोलते हैं। कंपनी सरकार के शेयर्स विभिन्न प्रकार की दूसरी कंपनी में होता है, उसके बदले में सरकार को जो प्राप्त होता है उसको हम लाभांश बोलते हैं। इसकी भी सरकार, इसके अलावा लाभ उन संगठनों से प्राप्त वेतन है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व में है। इसके अलावा देश विदेश से अनुदान वगैरह मिलता रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार जो है विभिन्न प्रकार की फ़ीस वसूल करती है, ठीक है ना। फीस मतलब जैसे आप लाइसेंस बनाने जाएंगे, दुकान का लाइसेंस लेने जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, एक फ़ीस वसूला जाता है। तो ये सारा फीस वगैरह। इसके अलावा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का जुर्माना वसूल किया जाता है। अब हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे, चालान काट दिया जाता है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरा ना हो तो चालान काट दिया जाता है। अदालत के द्वारा आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता है। ये सब चीज़ें भी सरकार को प्राप्त होने वाली आय होती है, जिसको गैर कर राजस्व के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कर राजस्व। सबसे इंपॉर्टेंट, कर राजस्व क्या होता है? टैक्सेबल रिसीट्स। कर राजस्व वह राजस्व होता है, ठीक है ना, जो कर के रूप में प्राप्त होता है। अब बात होती है कर क्या है? कर क्या है? कर वह आवश्यक, ठीक है ना, कर क्या होता है? कर लोगों के द्वारा अनिवार्य रूप से सरकार को दिए जाने वाला भुगतान होता है, जिसके बदले में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी विशेष सेवा की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम कर को बात करें तो कर को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और उसी व्यक्ति के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। यानी कि टैक्स जिस भी आदमी पर लगाया जाएगा, इस पर टैक्स लगाया गया और यही आदमी टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। चाहे निगमित कर हो, यानी कि कंपनियों के द्वारा धन कर हो, ब्याज कर हो, पूंजीगत लाभ कर हो, मृत्यु कर्तव्य हो, आय कर हो, ये सभी कर ऐसे कर होते हैं जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है। मान लो मेरे नाम पे मेरा घर है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी,
उस घर के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी टैक्स। घर मेरे नाम से है तो मैं ही पे करूंगा, कोई दूसरा अपने नाम से पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इनकम मैं कर रहा हूं तो मेरे इनकम से टैक्स जाएगा, मेरी इनकम का टैक्स जाएगा, यानी कि आयकर, इनकम टैक्स। तो ये प्रत्यक्ष कर है, जब जिस व्यक्ति से सरकार ने टैक्स मांगा अगर वही व्यक्ति टैक्स भुगतान करता है उसे प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है। और प्रत्यक्ष कर की प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट जान लीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये पूछा जाता है। करों का भुगतान करने का जोखिम या दायित्व, मूल्य का भार वास्तव में एक समान व्यक्ति पर होता है, मतलब एक ही व्यक्ति जो उसका भुगतान करता है और जो उसका मूल्यांकन करता है, दो सेम होता है। ऐसे कर का भार किसी और लोगों के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर सीधा किसी व्यक्ति के आय स्तर या क्रय बल या शक्ति को प्रभावित करता है, तो मतलब उसकी जो आय होती है उसका एक भाग टैक्स में उसके में आय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्हें लोगों और संगठनों पर लगाया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति इंडिविजुअल पर या इंस्टीट्यूशन पर या कंपनी पर या दुकान पर लगाया जाता है। और वित्तीय भार उन लोगों द्वारा वहन किया जाता है जिन पर उन्हें एकत्रित किया जाता है, राइट। ये प्रत्यक्ष कर की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होगा, प्रत्यक्ष कर में टैक्स देने वाला और जिस पर टैक्स लगाया जाता है वो दोनों एक होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में इसका उल्टा होता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो ना करके किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाया जाता है। इसका मतलब ये ऐसा कर होता है जो बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। दुकानदारों पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन दुकानदार जो है ग्राहकों से वो वसूल करके फिर सरकार को भुगतान करते हैं, जैसे उत्पाद कर, वैल्यू एडेड टैक्स, सकल प्राप्ति कर, बिक्री कर, ये सब आज मिलके क्या बन गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है, ये शुल्क का भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। डीलर सार्वजनिक प्राधिकरण अप्रत्यक्ष कर यह व्यय का भुगतान करता है। ये प्रकृति इसकी क्या होती है, ये वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। ये किसी को भी ये बचत और उद्यम को बढ़ाता है, बचाव या चोरी किया जा सकता है। कर दायित्व किसी और का होता है, भुगतान कोई और करता है। ये कौन विशेषता है आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं जो आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए। तो जब हम जो है बजट के पहले पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं कि सरकार को कहाँ कहाँ से आय की प्राप्ति होती हैं। पहला सोर्स हमने पढ़ लिया राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें टैक्स प्राप्तियां और नॉन टैक्स प्राप्तियां दोनों हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिससे या तो सरकार की देनदारियां बढ़ती हैं, ठीक है ना। देनदारी मतलब होता है या तो सरकार की उधारी बढ़ती है या फिर सरकार की क्या होती है, मौद्रिक संसाधनों को, यानी कि सरकार की संपत्तियों को कम कर देती हैं। ध्यान में रखिएगा, उधारी इसलिए बढ़ जाएगी कि सरकार के द्वारा यहाँ पर उधार लिया जाता है, और मौद्रिक संसाधनों की कमी का मतलब सरकार के द्वारा विनिवेश किया जाता है, सरकार की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जाता है, सरकार की सार्वजनिक उपक्रमों पर जो शेयर होता है उसको बेचा जाता है। इससे सरकार की संपत्तियों में कमी हो जाती है, लेकिन सरकार को आय की प्राप्ति होती है। पैसे, भाई आप आपके ज़मीन बेच दो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन ज़मीन तो चली गई ना, सीधी सी बात है। तो ज़मीन अब आपकी नहीं रही, तो इसका मतलब होता है आपकी संपत्ति घट गई है, भले आपकी आय की प्राप्ति हो। तो ऐसे जिससे सरकार की आय, संपत्ति कम हो जाए या सरकार की देनदारी बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, उसे हम पूंजीगत प्राप्ति के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। एक है उधार, बारोइंग, जब हम किसी से क्या लेते हैं, नॉर्मल कर्ज लेते हैं या फिर लोन लेते हैं। दूसरा विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है सरकारी उपक्रम पर सरकार के अंशों को निजी लोगों के हाथों बेच देना। जब शेयर बेचा जाएगा तो सरकार को काफ़ी आय की प्राप्ति होती है और उसी आय को विनिवेश कहा जाता है। इस प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गए यहाँ पर। तो अगर हम आप बात करें ऋणों की वसूली, अब सरकार हमेशा कर्ज थोड़ी ना लेती, सरकार देश के राज्यों को, कई सारे दूसरे देशों को भी लोन देती हैं। तो बाद में लोन को जब वसूला जाता है तो इससे आय की प्राप्ति होती है सरकार को। तो ये जो है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में होता है, क्योंकि या तो भाई कर्जे बढ़ेंगे या फिर आपके एसेट्स वगैरह कम हो जाएंगे, राइट। ये पूंजीगत प्राप्ति होती है, सरकार को इन्हीं स्रोतों से आय की प्राप्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उधार क्या है। उधार का मतलब होता है इनमें अनिवार्य रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उधार लेना शामिल होता है, जैसे बाजार से उधार ले लिया, सामान्य समाज से ले लिया, राष्ट्रीय बैंक से ले लिया, विदेशी राज्यों से ले लिया। विनिवेश, जब सार्वजनिक प्राधिकरण के शेयरों को बेच दिया जाता है तब प्राप्त होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल से। सरकार दूसरे देशों को या फिर स्टेट को या फिर संस्थाओं को लोन देती है, अब जब लोन को वसूली करती है उससे भी सरकार को
आय की प्राप्ति होती है। यहाँ तक तो हो गया, ये क्या हो गया, सरकार की प्राप्तियाँ होगी। अब बात करते हैं अब किस चीज़ की, बजट व्यय की। व्यय मतलब खर्चे। भाई सरकार लोगों से जब पैसे लेती हैं, किस लिए लेती हैं, अपना तो पेट नहीं भरना है, सरकार को इसलिए लेना था कि देश के विकास के लिए खर्च करना है। तो ऐसे में सरकार जो खर्च होता है ना, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय तो नॉर्मली इंग्लिश में बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया। अब इसी को हम समझेंगे, राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय मतलब सरकार के द्वारा किए गए ऐसे व्यय जिससे ना तो सरकार की किसी प्रकार की संपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही सरकार की किसी भी प्रकार के दायित्वों में कमी होती है। कहने का मतलब होता है सरकार के द्वारा देश के संचालन के लिए, देश के विकास के लिए किए जाने वाले सामान्य खर्चे, जो कि राजस्व जो है प्रकृति के होते हैं, जैसे संपत्ति और दायित्व का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे किसी देश की सुरक्षा के लिए किए जाने वाला खर्च, रक्षा व्यय, ठीक है ना, देश सरकार द्वारा लिए जाने लोन का ब्याज का भुगतान करना, राज्य संघ सरकार क्षेत्रों को दिए जाने वाली सब्सिडी, आर्थिक सहायता, आर्थिक सेवाएं, वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय, परिवार कल्याण आदि पर किया जाने वाला विभिन्न योजना पर किया गया व्यय, ये सरकार की किसी तरीके से लायबिलिटी या फिर एसेट्स को कम या ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए इसको राजस्व व्यय के नाम से जाना जाता है। राइट। नेक्स्ट है राजस्व व्यय के बाद पूंजीगत व्यय। पूंजीगत सरकार के द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्यय जिसके करने से या तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। परिसंपत्ति संपत्तियों, मान लो सरकार ने कोई फैक्ट्री डाल दी, सरकार ने जो है हाईवे बनवा दिए, तो इससे क्या सरकार की एसेट संपत्तियों का निर्माण होता है। जबकि दूसरी तरफ इससे अगर संपत्तियां नहीं बनी तो दूसरी तरफ लायबिलिटी जरूर कम हो जाएगी। जैसे ऋणों का भुगतान कर दिया, किसी देश से कर्जा लिया था, उस कर्जों का पेमेंट कर दिया, तो ऋण कम हो गए। तो ऋण अगर कम होता है तो इसको बोलते हैं सरकार की कर्ज, यानी कि लायबिलिटी में कमी होती है। अगर असेट्स बढ़े और लायबिलिटी कम है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे केंद्र योजना पर पूंजीगत व्यय करना, राज्यों सरकार को लोन देना, रक्षा पूंजीगत व्यय यानी कि मतलब बड़े बड़े जेट, ठीक है ना, हथियारों का, फैक्ट्रियों का निर्माण करना, सरकारी भवनों का निर्माण करना, सरकारी फैक्ट्रियों का निर्माण करना, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाला लोन, हाईवे का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। क्योंकि इससे या तो सरकार के संपत्तियों का निर्माण होता है या फिर सरकार की दायित्वों में कमी होती है। ठीक है, ये तो जो है बजट के प्रमुख घटक है। इतना हो गया। इसके बाद बजट क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, बजट के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तुरंत आप क्या कीजिए, जो नीचे कमेंट बॉक्स में है अपने कमेंट को लिखिए। और हाँ, अगर अच्छी लिखी सबको समझ में हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।